नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ज़िया बर्नी के लेक्चर 2 में आप सबका स्वागत है। इसमें हम आइडियल पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने कॉन्सेप्ट को समझा, हमने थ्योरी ऑफ किंगशिप को देखा और उसको कंपेयर भी किया जो कि अबुल फजल देंगे। हम उसको भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में जब हम अबुल फजल को करेंगे। उसके बाद हमने इसमें देखा आइडियल सुल्तान के बारे में और आइडियल सुल्तान के बारे में देखने के बाद हमने नोवेलिटी को कंप्लीट किया। अब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आइडियल पॉलिटी। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 ज़रूर जाकर देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आएगा। जो ऊपर में आई बटन है, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ। इस आई बटन को आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइडियल पॉलिटी जो है, उसके 4 स्तंभ हैं अर्थात 4 पिलर्स हैं। लॉज़, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और जस्टिस। और इन्हीं चारों पर हमें चर्चा करना है। जब ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में आएगा तो आपको इसी के बारे में लिखना है। तो आइडियल पॉलिटी बर्नी के हिसाब से 4 कंपोनेंट से बना हुआ है और 4 जो कंपोनेंट्स हैं वह कौन-कौन से हैं? लॉज़, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और जस्टिस। तो चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो लॉज़, तो जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में भी हमने देखा था, लॉज़ को 2 पार्ट्स में ज़िया बर्नी जो है वह क्लासिफाई करते हैं, शरीयत लॉज़ और जवाबित लॉ। शरीयत लॉज़ ऐसे लॉज़ हैं जो कि इस्लाम के टीचिंग और प्रैक्टिसेस से डिराइव किए जाते हैं और जो पायस कलीग्स हैं अर्थात जो खलीफा हैं, पवित्र खलीफाएँ हैं जिन्होंने राय दिए हैं, अपने विचार दिए हैं, उनके टीचिंग से, इस्लाम के प्रैक्टिसेस से शरीयत लॉज़ को डिराइव किया जाता है। वहीं जवाबित लॉ जो है वह स्टेट लॉज़ हैं, यह राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसे सुल्तान बनाते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द नोवेलिटी। नोवेलिटी जो है उसके साथ सलाह करके, उसके साथ मशवरा करके। ये जवाबित लॉ ऐसे सिचुएशंस, ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है जो सिचुएशंस और रिक्वायरमेंट शरीयत लॉज से पूरे नहीं होते, ऐसे रिक्वायरमेंट्स के लिए जवाबित लॉ होता है। ठीक है, लेकिन जिया बर्नी सुल्तान को, नोवेल्स को और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सबको ये एडवाइस करते हैं कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अपने पर्सनल और पब्लिक स्फेयर अर्थात अपने निजी आयाम और अपने पब्लिक आयाम में भी, दोनों डोमेन में जितना पॉसिबल हो आप शरीयत लॉ को ही फॉलो करें। लेकिन जहाँ शरीयत लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ आप जवाबित लॉ को भी फॉलो कर सकते हैं, जो स्टेट मेड लॉज़ हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब आप जवाबित लॉ को आप फॉर्मुलेट करें, जब आप उनको बनाएँ, इनैक्ट करें, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? सबसे पहले किस बेसिस पर इन लॉज़ को बनाना है? तो जो प्रैक्टिसेस हैं पास्ट से जो चले आ रहे हैं और जो कंटेम्परेरी जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन है, इसको देखते हुए आपको जवाबित लॉ बनाना है। जवाबित लॉ मेनली उस समय हिंदुओं के लिए बनाए जाते थे, ठीक है? जैसे उनका जो आपका मैरिज के जो रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, वह तो इस्लाम से अलग हैं, तो उन पर तो शरीयत लॉ नहीं लगेंगे। अब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान है मुस्लिम, अब मुस्लिम सुल्तान है तो शरीयत लॉ अगर लगाएँगे, अगर वही विवाह कानून अगर लगाएँगे हिंदुओं पर, तो वो सही नहीं होगा, उसके लिए जवाबित लॉ बनाने पड़ेंगे। तो जवाबित लॉ आप पास्ट के प्रैक्टिसेस को देखिए कि मैरेजेस में, हिंदू मैरेजेस में क्या-क्या होते हैं और सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, जो कंटेम्परेरी सोशल पॉलिटिकल कंडीशन आप उसको देखिए, उसके बाद आप जवाबित लॉ को आप फॉर्मुलेट कीजिए स्टेट लॉज़ को। उसके बाद जवाबित लॉ आप जब फॉर्मुलेट कीजिए तो कोशिश कीजिए कि शरीयत के स्पिरिट में हो, अर्थात शरीयत के साथ ये मैच करे कुछ हद तक, ओके? ऐसा नहीं कि शरीयत लॉज़ का पूरी तरह से ये खंडन करे, शरीयत लॉ को ये नलीफाई करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जवाबित लॉज़ को बनाने समय 4 गाइडलाइंस का ध्यान रखना है जो कि ज़िया बरहानी हमें बताते हैं। सबसे पहला जवाबित लॉ निगेट नहीं करना चाहिए शरीयत को, निगेट का मतलब नलीफाई करना, खंडन करना। तो जो जवाबित कानून बनाए जाए वह शरीयत कानूनों का खंडन ना करें, ऐसे जवाबित कानून बनाने हैं। मतलब उसके कन्फर्मिटी में होने चाहिए, ओके? जवाबित लॉ शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द शरीयत लॉज़। उसके बाद जवाबित लॉ ऐसे बनाए जाने चाहिए जिससे जो नॉवेल्स हैं, उनकी लॉयल्टी अर्थात उनकी वफ़ादारी और जो कॉमन पीपल की वफ़ादारी है, वो बढ़े सुल्तान के टुवर्ड्स में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जो सोर्स और इंस्पिरेशन होना चाहिए जवाबित लॉ का,
ये कहीं ना कहीं शरीयत होना चाहिए, और जो जो पवित्र खलीफाएं हैं उनसे ही जो है स्रोत को लेना चाहिए, मतलब उनसे ही एक तरह से डिराइव करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर शरीयत लॉ अगर निगेट कर देता है, अगर आपको ऐसा अगर जवाबी लॉ बनाना है जो कि भाई शरीयत लॉ को निगेट ही कर दिया, उसका खंडन ही कर दिया, आपने कितना भी कोशिश किया कि भाई ये शरीयत के कंफर्मिटी में बने, लेकिन उस समय के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन से वह मैच नहीं हुआ और उसने अंतिम में निगेट कर दिया शरीयत को। तो इसको कॉम्पनसेट करना चाहिए, जो निगेशन हुआ है, ये जो खंडन हुआ है, इसको चैरिटी और के माध्यम से कॉम्पनसेशन करने की इसको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? चैरिटी करनी चाहिए निगेशन के बदले। तो ये 4 गाइडलाइन है जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद आर्मी, तो आर्मी जो है वो भी एसेंशियल कंपोनेंट है आइडियल पॉलिटी का। आर्मी जो है सिक्योरिटी इंश्योर करता है, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है कि जो सल्तनत है उसमें स्थिरता बनी रहे, कोई आकर हमला ना करे, उसको बर्बाद ना कर सके। और एक्सपेंशन भी सल्तनत का आर्मी के वजह से ही होता है, उससे ही विस्तार होता है, ठीक है? आप किसी दूसरे पे हमला करके जीत सकते हो तो आर्मी तो चाहिए उसके लिए। सुल्तान को एडवाइस देने से पहले जो जिया बरानी है वह डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन था आर्मी का, ओके, किस प्रकार से आर्मी की संस्था काम करती थी, कितने पार्ट्स में डिवाइड थे उस समय के दिल्ली सल्तनत में। तो आर्मी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। सबसे पहला इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, मतलब फुट सोल्जर्स, जिनको पयाक्स भी कहा जाता था। दूसरे में है कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिक जो होते हैं, हॉर्समैन। अब घुड़सवार सैनिक जो है इनको भी 3 पार्ट्स में अलग-अलग करके डिवाइड किया गया था, ठीक है? सबसे पहले तो मुमताब हो गए। मुमताब ऐसे घुड़सवार आपके सैनिक हैं जिनके पास घोड़े नहीं है, मतलब ये कैवलरी विंग में तो है, मतलब जो घुड़सवार जो बटालियन है उसके ही सदस्य हैं जो मुमताब हैं, लेकिन ऐसे सोल्जर्स के पास घोड़े नहीं दिए गए। ये पैदल ही वो जो घोड़े जो घुड़सवार सैनिक जो है उनके साथ चलते हैं और घोड़ों का ख्याल रखते हैं, ये सब काम के लिए मुमताब है। सोल्जर ऐसे सोल्जर जो कि कैवलरी विंग के हिस्सा है लेकिन उनके पास कोई हॉर्सेस नहीं है। दूसरे ऐसे हैं कैवलरी विंग के जो है सवार। सवार ऐसे सोल्जर्स हैं जिनके पास एक हॉर्सेस है, ऐसे सोल्जर्स। और 2 अस्पा, 2 अस्पा ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि कैवलरी विंग के हिस्सा हैं और उनके पास 2 घोड़े हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर आपका तीसरा जो पार्ट है आर्मी का वह है एलिफेंट्री। एलिफेंट्री मतलब वार एलिफेंट्स है वहाँ पे, हाथियों का एक तरह से आपका विंग है, ठीक ना? एलिफेंट विंग है जहाँ हाथी जो वार एलिफेंट है जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है युद्ध के लिए। फिर ऑक्सिलियरी, तो ऑक्सिलियरी में आपको जितने भी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए चीजें चाहिए सब आ जाती हैं, जैसे स्पाइस, जैसे जासूस जो इंटेलिजेंस के होंगे, इंजीनियर्स होंगे, फिर बोट्स होंगे, ट्रांसपोर्टर्स होंगे, स्काउट्स होंगे, ये सब सब ऑक्सिलियरी में आते हैं। तो 4 पार्ट में जो है वह बटा हुआ था आर्मी जो था। बर्नी हमें पहले ये चीज बताते हैं। उसके बाद एडवाइस करते हैं सुल्तान को कि भाई आपको आर्मी का जो है ना ग्रेटर केयर करना है और इंश्योर करना है उनके एफिशिएंसी को, उनके क्षमता को इंश्योर करना है। और उनके क्षमता को इंश्योर करना है तो उसके लिए आपको ग्रेटर केयर करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं आर्मी में करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं आर्मी में कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा मेरे खिलाफ। सुल्तान को ये चीज चेक करना पड़ेगा। उसके बाद उसको जो है सुल्तान को वो बहुत ज्यादा अमाउंट जो है स्पेंड करना होगा आर्मी के मेंटेनेंस और रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है? पैसे खर्च करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, क्योंकि आर्मी का मेंटेनेंस और रिक्रूटमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें खर्च होगा, ठीक है? इसमें एक्सपेंडिचर जाएगा। बर्नी ये भी अपील करते हैं सुल्तान से कि जितने भी आपके वर्ल्डली रिक्वायरमेंट्स हैं सोल्जर्स के, जितने भी भौतिकवादी जो जरूरतें हैं, खाने पीने का, रहने का, उनके परिवारों का जो आवश्यकताएं हैं, आप उन सबको फुलफिल कीजिए, उनको जो है फुलफिल कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए, ताकि जो सोल्जर्स हैं वह कंसंट्रेट कर सके अभियान पे, अर्थात एक्सपीडिशन पे जा सकें, आपके लिए युद्ध कर सकें। अगर आप उनके वर्ल्डली रिक्वायरमेंट्स को
अगर नहीं पूरा कीजिएगा तो उनके दिमाग में बना रहेगा कि अरे भाई मेरी फैमिली को अभी तक खाना नहीं मिला होगा या फिर मेरे पास घर नहीं है। ये सब चीजें बर्नी जो है अपील करते हैं। उसके बाद सुल्तान को ऐसे कमांडर को, ऐसे सेनापति को अपॉइंट करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए जिसके पास 10 क्वालिटीज हो। 10 क्वालिटीज में से कुछ कुछ क्वालिटीज लिखी हुई हैं। उसको भगवान से अर्थात अल्लाह से डर लगना चाहिए, वह वफादार हो राज्य और सुल्तान दोनों के प्रति, उसका बैलेंस टेम्परामेंट हो, उसके बाद वह वेल एक्सपीरियंस्ड हो, उसके पास काफी अनुभव हो युद्ध का, और ट्रुथफुलनेस हो अर्थात वह ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो। ओके। उसके बाद बर्नी कहते हैं कि सुल्तान को आर्मी से रिलेटेड ये सारी बातें जाननी चाहिए। सबसे पहला कि डिफेंस पे कितना एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है हमारे सल्तनत में, और अभी आर्मी की कंडीशन कैसी है। फिर क्या सोर्स है एक्सपेंडिचर का, जो हम डिफेंस आर्मी पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस एक्सपेंडिचर का सोर्स क्या है, और रेवेन्यू क्या है आर्मी के लिए। मतलब एक्सपेंडिचर का सोर्स बोलने का मतलब कितने बारूद में पैसे लग रहे हैं, कितने सैलरी में दिए जा रहे हैं, और रेवेन्यू आर्मी के लिए कहाँ से आ रहा है, ये चीज पे भी पैनी नजर रखनी चाहिए करप्शन को देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद सुल्तान को 2 बार कम से कम ट्रांसपोर्टेशन और आर्मामेंट चेक करना चाहिए एक साल में। एक साल में 2 बार कम से कम जो असले बारूद हथियार हैं उसको चेक करने चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है उसको चेक करने चाहिए कि है कि नहीं। फिर उसके बाद जो लीडिंग सोल्जर्स हैं, मतलब जो सबसे अच्छे सिपाही हैं और जो सबसे अच्छे सेनापति हैं, वे वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, और साथ ही साथ उनका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर टेस्ट होना चाहिए कि इनकी इफिशियंसी बरकरार रहे, इनकी क्षमता बरकरार रहे। तो ये तो है आर्मी के बारे में। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वह भी अभिन्न हिस्सा है आइडियल पॉलिटी का बर्नी के हिसाब से। ब्यूरोक्रेसी का सबसे मेन काम है लैंड को मेजर करना, टैक्स को कलेक्ट करना, और जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको पैसे को बांटना बेनिफिशरीज में, जो स्टाफ्स काम कर रहे हैं और बाकी तमाम जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जो है 3 लेवल पे ऑपरेट हुआ करती थी। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट हुआ करती थी, प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल पे ऑपरेट हुआ करती थी। सेंट्रल लेवल पर जो पैसे को देख रेख करता था, रेवेन्यू की देख रेख करता था, मतलब जो दीवाने वज़रात का जो हेड था, दीवाने वज़रात का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फिनांस, रेवेन्यू और फिनांस का जो आपका डिपार्टमेंट था उसको दीवाने वज़रात कहते हैं। और दीवाने वज़रात के हेड को अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और फिनांस के हेड को वजीर के नाम से जाना जाता है। वजीर या प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। तो वजीर जो हुआ करते थे वो रेवेन्यू को देखते थे, वही हेड हुआ करते थे आपके सेंट्रल लेवल पर। ये एक पोस्ट नीचे हुआ करता था सुल्तान के बाद। उसके बाद आप देखिएगा तो प्रोविंशियल लेवल पर आपके वलीज हुआ करते थे, वलीज या मुफ्तीज। तो वलीज ही आप ध्यान रखिए। लेकिन जो वलीज हुआ करते थे उनको फिनांस से रिलेटेड कोई जिम्मा नहीं दिया जाता था। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था प्रोविंशियल लेवल पर, प्रांतीय स्तर पर, उसको दीवान देखा करता था। जो दीवान था वह प्रोविंशियल हेड था फिनांस और रेवेन्यू का, और ये जो दीवान था ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता था वजीर को। ठीक है। और लोकल लेवल पे मुकद्दम या चौधरी, अगर मुस्लिम अगर विलेज हेड हुआ, अगर मुखिया हुआ तो उसको मुकद्दम कहते थे। और हिंदू हिंदू भी तो थे भाई, दिल्ली सल्तनत में ऐसा थोड़ी कि हिंदू को नौकरी ही नहीं दिया जाता था, तो उसको चौधरी कहते थे हम लोग। तो विलेज हेड, जो विलेज हेड हुआ करते थे लोकल लेवल पर, मुकद्दम या चौधरी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो रेवेन्यू को ये कलेक्ट करते थे, ये कलेक्ट करके किसको देते थे, दीवान के पास देते थे, और दीवान रिपोर्ट किसके पास करता था, वजीर के पास करता था। तो इस तरह से सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी दिल्ली सल्तनत में, हमें जियावरानी बताते हैं। और इन मुकद्दम और चौधरीज को हेल्प कौन करता था, पटवारी हेल्प करता था। पटवारी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। अभी भी पटवारी का पोस्ट है हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में बड़ा फेमस है। छत्तीसगढ़ में, हमारे यहाँ झारखंड बिहार में उसको कर्मचारी के नाम से जानते हैं, राजस्व कर्मचारी। फिर रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वह किस बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था, तो उसके लिए एस्टीमेट बनाया जाता था। उसी एस्टीमेट के बेसिस पे
कलेक्ट किया जाता था। लोकेलिटी के हिसाब से रेवेन्यू डिफर करता था, जिसका जितना टैक्स पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से उससे रेवेन्यू वसूला जाता था। अब कोई ऐसी लोकेलिटी है वहाँ का भूमि फर्टाइल ही नहीं है जो लैंड है, तो वहाँ से ज्यादा कैसे रेवेन्यू लेंगे? ज्यादा फर्टाइल लैंड है, जहाँ का इनकम ज्यादा है, जहाँ का टैक्स पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, वहां से ज्यादा रेवेन्यू लेंगे। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा कमाता है ज्यादा टैक्स देता है, तो वही हिसाब से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। लेकिन भैया आप देखिए, जो लैंड टैक्स था ना वह बहुत ज्यादा था। लैंड टैक्स प्रोड्यूस का 50%, मतलब आप अगर 100 किलो गेहूं उगाते हैं तो उसमें से 50 किलो एज अ टैक्स ले लिया जाता था। और लैंड टैक्स के अलावा भी ग्रेजिंग टैक्स, अगर आप अपने भेड़ बकरी चराते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता था। तो टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा था पीजेंट्स के ऊपर, और पर्टिकुलरली जो स्मॉल पीजेंट्स थे उनके ऊपर टैक्स बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता था, जिनको हम लोग बलहार्स कहते हैं। कैसे भाई? तो क्योंकि जो बिग पीजेंट्स थे, जिनको हम लोग खूट के नाम से जानते हैं, ये अपना टैक्स बर्डन बल्हार्स पे पास कर दिया करते थे। अब कैसे टैक्स बर्डन बल्हार्स पे पास किया करते थे? तो अब मान लो भाई कोई टैक्स कलेक्ट करने आया बड़े फार्मर्स से, किसानों से, खूट से, तो ये थोड़ा बहुत पैसा खिला देंगे ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेसी को, और क्या करेंगे, बोलेंगे सुनिए साहब थोड़ा सा इसमें से ले लीजिए और हमारा वाला रेवेन्यू इसमें शिफ्ट कर दीजिए। अभी भी जैसे मीटर की चोरी करते हैं, जो रीडिंग लेने आता है उसको 150 दे देते हैं और कहते हैं थोड़ा कम ही रीडिंग लिखिएगा, पर उससे कुछ होने वाला नहीं होता है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से टैक्स बर्डन जो है करप्शन के कारण सबसे ज्यादा गरीबों पर ही जाता था, गरीब पीजेंट्स जो बलहार हुआ करते थे। और इसी चीज को ठीक करने के लिए जो हमारे जिया बरनी होते हैं, वो सुल्तान को कहते हैं कि आप ब्यूरोक्रेसी में करप्शन को चेक करो और रिकॉग्नाइज करो लोगों के राइट्स को, ताकि जो स्मॉल पीजेंट्स हैं उनको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके बिग पीजेंट्स से। तो ये एडवाइस करते हैं सुल्तान को विथ रिस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेसी। इसके जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप 10 रुपीज में बाय कर सकते हैं। नोट्स 4th सेमेस्टर तक मैंने फ्री में प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप नहीं बाय करना चाहते तो फिर आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना? तो लेकिन अगर आप 14 पेजेस हैं टोटल, अगर आप चाहिएगा तो 10 रुपीज में खरीद सकते हैं, मुझे भी हेल्प होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओके। फिर जस्टिस। अब जस्टिस के रिगार्डिंग जो है वो 4 अलग अलग आयाम बताते हैं जो जिया बरनी होते हैं। जस्टिस जो है 4th पिलर है आइडियल पॉलिटी का। तो 4 अलग अलग आयाम में क्या है? सबसे पहला आयाम है न्याय कब होगा? जब आप लैंड टैक्स को रिमिट कीजिएगा, मतलब उसको माफ कर दीजिएगा या उसको कम कर दीजिएगा। तो सुल्तान को एडवाइस करते हैं जो जिया बरानी होते हैं कि भाई आप जो है ना लैंड टैक्सेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कीजिए, उसको थोड़ा रिमिट कीजिए, हो सके तो माफ कर दीजिए। माफ उस समय कर दीजिए जब नेचुरल क्लैमिटीज हो, जब सुखाड़ पड़ जाए, बाढ़ अगर आ जाए, बेमौसम बरसात हो जाए और फसल है अगर वह खराब हो जाए तो। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जब तक स्थिति गड़बड़ हो तब तक आप मॉनेटरी हेल्प अर्थात पैसे से मदद करें अपने खजाने से, ठीक है, जब तक पॉसिबल हो और जब तक जरूरत हो लोगों को। अगर फसल खराब हो गया, अगर अकाल पड़ गया तो उस टाइम में, तो ये न्याय होगा। दूसरा, जो कमोडिटीज है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, वह खरीदारों को फेयर प्राइस पे मिले तो जस्टिस होगा। उसका सप्लाई फेयर प्राइस पे होगा तो जस्टिस होगा, ऐसा बरानी कहते हैं। और इसके लिए वो एडवाइस करते हैं दीवाने रियासत को। दीवाने रियासत कौन है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ मार्केट है, जो कि मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और दूसरे हैं साहने मंडी। साहने मंडी मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मार्केट। तो ये दोनों को एडवाइस करते हैं, और भी जो छोटे ऑफिसर्स हैं उनको एडवाइस करते हैं कि जितने भी करप्शंस और इरेगुलरिटीज है मार्केट में आप उसको चेक कीजिए। जैसे में वेट एंड मेजर्स, जैसे में आप लेने जाओ सामान 1 केजी तो पता चला 800 ग्राम मिला, तो वेट एंड मेजर्स में कोई डिफेक्ट है तो उसको चेक करो, ठीक है। आर्टिफिशियल प्राइस हाइक, जानकर जो दाम बढ़ा दिए जाते हैं या होर्डिंग कर दिया जाता है, सामान को जो है वो जमा कर लिया जाता है, जिसको जमाखोरी कहते हैं, ये सब चीजों को चेक करने के लिए। क्योंकि बरानी जानते हैं कि जब इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी मार्केट में, तो इससे असंतोष की भावना आर्मी में जगेगी, मेनली सोल्जर्स में, माने जो आम सिपाही हैं, जो ऑफिसर रैंक के नहीं है, क्योंकि उनकी तनख्वाह कम है, और कॉमन पीपल के अंदर। और इससे क्या होगा? इससे बगावत हो सकती है, और जो सल्तनत की स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है,
जो सल्तनत का वो खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए भाई जो सप्लाई है कमोडिटीज की, ये बायर्स को एज अ एट फेयर प्राइस होनी चाहिए। तीसरा भाई, जस्टिस का मतलब होता है सिविल और क्रिमिनल जस्टिस देना, लोगों को डिस्पेंस करना। ओके, इसके लिए सुल्तान को कहते हैं जिया बरानी कि भाई सुल्तान को क्या करना है, सबसे पहले जजेस को अपॉइंट करना है और अदर जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, और खुद जो सुल्तान होंगे वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस होंगे, मतलब वो खुद एज ए सुप्रीम कोर्ट होंगे। ओके, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल मैटर पे और सिविल मैटर पे जब वह जस्टिस को डिस्पेंस करेंगे। अब देखिए, सेंट्रल लेवल पर जो आपका चीफ जज होगा उसको कहा गया है क्वाजी उल कुजत, ये चीफ जज होगा। ओके, सेंट्रल लेवल पे जो अपॉइंट किया जाएगा। फिर सदर उल सदर या सदर उल मुल्क, एक ही व्यक्ति है, एक ही पोस्ट का नाम है। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में डीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और बिहार में डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बाकी जगह में भी अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखिएगा कि जो सदर उर सदर है या सदर उल मुल्क, अलग अलग नाम है, ये प्रोविंशियल जज है। ओके, प्रोविंशियल में हेड जज है और नीचे लोकल लेवल पर तो जजेस होंगे ही। तो जब सुल्तान जब जस्टिस करेंगे, लोगों के साथ न्याय करेंगे, तब रिलीजियस मैटर पर जब वो न्याय कर रहे होंगे तो मुफ्ती उनकी सहायता करेंगे, और जब सेकुलर मैटर पर वह न्याय दे रहे होंगे लोगों की, तो उनको असिस्ट करने के लिए कौन रहेंगे, क्वाजी उल कुजत, जो आपके चीफ जज है सेंट्रल लेवल वाले वो। उसके बाद जिया बारनी ये भी कहते हैं कि सुल्तान को ये मालूम होना चाहिए कि कब सही समय है माफ करने का लोगों को या सजा देने का। वे कहते हैं कि भाई आपको पनिशमेंट देना चाहिए जो बगावती लोग हैं, जो निर्दयी है और जो मिस्चीवियस है, मतलब जो दुष्ट लोग हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने अपने गलती को एक्सेप्ट कर लिया और जो पछतावा कर रहे हैं, रिमोर्स फील कर रहे हैं। ओके, जो रिपेंटेंट है अपने गलती पे। चौथा जो आपका जस्टिस के आयाम में जुड़ेगा वह है ग्रांटिंग द मॉनेटरी हेल्प टू नीडी। जो आपके कमजोर लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जैसे विधवाएं हो गई, जैसे छोटे बच्चे हो गए, जैसे कुपोषित हो गए, उनको मॉनेटरी हेल्प देना, उनको पैसे से आर्थिक सहायताएं देना, ये भी जस्टिस का एक डायमेंशन होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहा जाएगा कि न्याय हुआ है। तो ये 4 डायमेंशंस जिया बरानी हमें बताते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जिया बरानी का जो आइडियल पॉलिटी है वह सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, अलग अलग जो आपके ऑर्गन्स हैं अलग अलग काम करते हैं, मतलब लेजिस्लेचर कानून बनाने की ड्यूटी इसकी, लागू करने की ड्यूटी एग्जीक्यूटिव की, और जजमेंट देने की ड्यूटी जुडिशियरी की। लेकिन यहाँ कानून कौन बनाएगा, सुल्तान। लागू कौन करेगा, सुल्तान। जस्टिस कौन करेगा, सुल्तान। तो जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सब सुल्तान ही है। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट है पुलिस स्टेट का, अर्थात लोगों की रक्षा करने की बात की जा रही है और लोगों का वेलफेयर करने की बात की जा रही है, मॉनेटरी हेल्प नीडी को प्रोवाइड कराना। और हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, प्रोटेक्ट करना जो आपके हेल्पलेस लोग हैं, जो फ्रेंडलेस लोग हैं, जो सबमिसिव हैं। तो आप पहले लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये आप कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं। ओके, और इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको जिया बरानी समझ में आए होंगे और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन अपनी एग्जामिनेशंस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में अबुल फजल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।